Hello, dears, a very warm welcome. And this is the Ultra Pro Max question. I mean, a real good question with respect to JEE Advanced and with respect to deep understanding of chemistry. अगर केमिस्ट्री को अच्छे से समझना चाहते हैं तो बेहतरीन क्वेश्चन है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों को बहुत ही अच्छे से इंटरट्वाइन किया है हमने. कॉन्सेप्ट्स जीओसी के, रिएक्शन मैकेनिज्म्स के और साथ साथ आयनिक इक्विलिब्रियम के एक साथ हमने इसमें वीव करे हैं. बायोमोलिक्यूल्स भी आता है. तो बिल्कुल 3-4 कंपोजिट चैप्टर्स का बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन आइए देखते हैं. एंड दिस इज कॉम्प्रिहेंशन ऑन विच द क्वेश्चन इज बेस्ड. थोड़ा सा टफ लग सकता है पर कोशिश करिए कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ हम कवर कर लें. ईच ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स कैरीज definitely positive significance in IDG Advanced as well as in understanding of course your chemistry. तो जे एडवांस की दृष्टि से, इवन केमिस्ट्री ओलंपियाड की दृष्टि से और ऑफ कोर्स केमिस्ट्री को सबसे बड़ी बात है समझने की दृष्टि से बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं. और शुरू करते हैं. हिस्टिडाइन इज एन अल्फा अमीनो एसिड. तो ध्यान रखना जब हम इसे डिस्कस कर रहे हैं तो हम सिर्फ सॉल्यूशन को नकल नहीं कर रहे हैं. इस क्वेश्चन का महत्व क्या है? कोशिश ये करेंगे कि क्वेश्चन तो खाली बहाना है. इस क्वेश्चन के जरिए हम आपको सोचने का, केमिस्ट्री के बारे में सोचने का तरीका सिखा सकें, डिस्कस कर सकें. आप भी हमारे साथ साथ कोशिश कीजिए, लगातार एक्टिवली सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. जितना अपने आप करेंगे आप देखेंगे, हो सकता है पूरा क्वेश्चन ना हो पाए हो, एक हिस्से का हिस्सा जो कुछ भी आप अपने आप कर पाते हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम देखेंगे हम पूरी इमारत चढ़ जाएंगे. राइट? तो स्टार्ट करते हैं. Histidine is an alpha amino acid with pK values of tang for its 3 ionizable groups. Histidine क्या बला है? Histidine एक अमीनो एसिड है. अमीनो एसिड है, जी हाँ, बड़ा खास अमीनो एसिड है. क्या खासियत है उसकी? दिखाते हैं आपको. एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं. ध्यान रखिएगा, अब यहां पर बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर आ जाता है. आपको ये पता होना चाहिए कि हिस्टिडाइन क्या है. 20 नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स या 20 अमीनो एसिड्स जो इंसानों के काम के हैं, उनमें से एक है हिस्टिडाइन. स्ट्रक्चर कैसा होता है? हिस्टिडाइन बेचारी, सबसे पहले तो आप इमिडाजोल का रिंग बना लीजिए उसमें ऐसा, और टिंग टैंग यहां पर NH2, फिर COOH, अल्फा अमीनो एसिड. तो COOH बाजू का कार्बन अल्फा कार्बन जिस पे NH2 लगा है, तो अल्फा अमीनो एसिड. और फिर बीटा कार्बन पर ये जो रिंग है, ये रिंग कहलाता है इमिडाजोल का रिंग. क्यों? इमिडाजोल खुद कौन सी है? इसी को इमिडाजोल कहते हैं. ये जो मॉलिक्यूल है ना, अगर ये अलग से आपके पास आता तो ये इमिडाजोल कहलाता. अच्छा, और अगर इसमें गौर करें तो इसमें 2 तरह के नाइट्रोजन एटम्स हैं. कौन कौन से? अब यहां पर देखो जीओसी आ जाती है. ये नाइट्रोजन एटम है पिरिडीन जैसा और ये है पायरोल जैसा, पायरोल लाइक. और ये कैसा है? ये है पिरिडीन लाइक. अच्छा, तो इसमें ये लोन पेयर, तो ध्यान रखो एरोमेटिक सिस्टम में डिलोकलाइज्ड है. इसी के चलते ये 5 मेंबर्ड रिंग एरोमेटिक है. तो लोन पेयर क्योंकि गोल गोल नाच रहा है और 1 2 3 4 5 6 ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एरोमेटिसिटी के शामिल है. ये लोन पेयर इधर उधर डोनेशन के लिए उपलब्ध नहीं है. तो आप देख सकते हो ये नॉन बेसिक लोन पेयर है. और ये तो लोन पेयर बाहर ही है, इसका एरोमेटिसिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो पिरिडीन की तरह पड़ा हुआ है. तो दिस इज अ बेसिक लोन पेयर. अच्छा, तो जीओसी लगा रहे हो? जी हाँ, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो शुरुआत की ऑर्गेनिक है, वहां पर जो पार्ट 2 था उसका, जिसमें एसिड्स और बेसिस, एसिड बेस कैरेक्टर्स, एरोमेटिसिटी आती थी, उन कॉन्सेप्ट्स की हम बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो हमने हिस्टिडाइन की बात करी कि भाई ये हिस्टिडाइन है, इसके दर्शन कर लीजिए. ठीक है. फिर हमने कहा पीके वैल्यूज हैं, ओम नमः शिवाय 3 वैल्यूज हैं. अच्छा, मोस्ट एसिडिक कौन है इसमें? एक एक करके आप देखोगे, है ना. तो ऑफ कोर्स अगर ये पीके वैल्यूज हैं तो ये हिस्टिडाइन के प्रोटोनेटेड फॉर्म्स की वैल्यूज हैं. प्रोटोनेटेड फॉर्म्स मतलब अगर यहां और यहां 2 जगह, ये तो बेसिक है नहीं, ये 2 नाइट्रोजन्स बेसिक हैं 3 में से,
तो सब जगह अगर H+ लगा दिया जाए तो जो सबसे मजे से H+ छोड़ सकता है उसके लिए pKa1, फिर जो सेकंड नंबर वाला है उसके लिए pKa2, और फिर जो थर्ड नंबर वाला है उसके लिए pKa3। इस तरीके से है। अच्छी बात है। फिर पूछे है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ें क्या है, कुछ ज्ञान की बातें करी जा रही हैं। द प्रोटोनेटेड इमिडाजोल साइड चेन, तो बाबू ये है इमिडाजोल साइड चेन। और प्रोटोनेटेड मतलब उसमें प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H+ लग गया है। तो ये प्रोटोनेटेड इमिडाजोल साइड चेन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मेरे पास N है और उसके साथ हाइड्रोजन और जुड़ गई है H+ के रूप में। अच्छा, ऐसे? जी हाँ, ऐसे टिंग टैंग। बाकी तो सब वो जो है वो है। डज नॉट रिएक्ट विथ एस्टर्स, अगर यहां H+ जुड़ जाए तो क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपको हिस्टडीन की केमिस्ट्री पता हो, तो अलग से आपको थ्योरी बता दी गई है कि बॉस अगर इधर H+ लग जाएगा ना तो फिर ये एस्टर से रिएक्ट नहीं करेगा। व्हेन द इमिडाजोल साइड चेन रिएक्ट्स विद एन एस्टर, अब तो रिएक्ट कर रही है, H+ लग गया तो रिएक्ट नहीं करेगी। और जब तक H+ नहीं लगा है, अब वो बोल रहे हैं कि ये साइड चेन एस्टर से रिएक्ट कर सकती है। इतनी सी बात बताई जा रही है। अच्छा, कैसे? एक बार जो दिया है हमें पहले से, तो ये रटा होना आवश्यक नहीं है, तो हम पढ़कर समझते हैं कि अगला हमें बताने की क्या कोशिश कर रहा है। When it reacts with an ester RCOX, अच्छा, an intermediate this is formed, तो अगर मेरे पास है RCOX या RCOOR' जो भी है, जब ये रिएक्ट करता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, लौटेगा और RO- को बाहर कर देगा। मुद्दे की बात क्या है, मेरे पास एक इंटरमीडिएट बन जाएगा। कैसा? जिसमें नाइट्रोजन जुड़ी हुई है। किससे? ये नाइट्रोजन अटैच्ड है। एक मिनट, थोड़ा सफाई कर दें यहां पे। जो नाइट्रोजन एटम है अच्छा है, और ये अब जुड़ जाएगा COR से, और यहां प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि लोन पे डोनेट करते ही प्लस आएगा इसके ऊपर। ठीक है, इट टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट IMCOR, तो ये इमिडाजोल ग्रुप है IM, और COR ये ग्रुप बना रहा है। ठीक है, और क्योंकि N पर प्लस है, नाइट्रोजन बहुत खुश तो नहीं है, तो ठीक है, इसको लिए घूमती रहेगी, पर जब मौका लगेगा तो इसे इलेक्ट्रॉन लेकर, अगर इससे इलेक्ट्रॉन ले इमेजिन करो, तो क्या मिलेगा? मिलेगा RCO+ ग्रुप, यानी कि असाइल ग्रुप। ये असाइल ग्रुप ये किसी पे ट्रांसफर कर देगी, ऐसा लिखा है। इट कैन subsequently transfer the acyl group to another nucleophile, regenerating the imidazole side chain। अपने पुराने रूप में लौट आएगी और अपना यह भार किसी और को संभलवा देगी। तो एसेंशियली घर फोड़ है। एस्टर का घर तोड़ना था उसे, और उसको उसके 2 टुकड़े करने थे, उसने कर दिए। उसके बाद एक टुकड़ा तो भाग गया और दूसरे टुकड़ों को किसी और के माथे मर देंगे जाके। ऐसा है। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा यहां तक कहानी कही है कि भाई ये ऐसा करता है, और हमने इसको पढ़ के समझ लिया कि हाँ ये करता है। इसमें काम की बात क्या है? इसमें एक विद्यार्थी के लिए ये कर्म की क्यों है? नई थ्योरी अगर केमिस्ट्री की दे रखी है और कलेजा इतना मजबूत है कि बगैर डरे हमने उसे पढ़ लिया और हमारे होश फाख्ता न हुए और हम बेहोश न हो गए और हमने पन्ना न पलट दिया, हम रो न दिए, बहुत बड़ी बात है। मतलब कलेजा आपका मजबूत है, कॉन्सेप्ट्स के लिए आप तैयार हैं। आगे देखते हैं। अभी तक हमने बायोमोलिक्यूल्स और GOC और थोड़े बहुत रिएक्शन मैकेनिज्म्स, इसके ज्ञान का प्रयोग किया है। पहला क्वेश्चन, द इमिडाजोल रिंग इन द साइड चेन ऑफ हिस्टिडाइन कंटेन्स 2 नाइट्रोजन एटम्स। हाँ, यह है इमिडाजोल रिंग और इसमें 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं जिनकी बात हो रही है। Which of the following correctly identifies these nitrogen atoms and their role in the reaction described in the passage? तो नाइट्रोजनों की लीलाओं का वर्णन है और पहचानना है कौन सी नाइट्रोजन एक काम करेगी। आइए देखते हैं। Both nitrogen atoms carry lone pairs at all pH values. दोनों के पास हर pH पे लोन पेयर हैं। And either can attack ester carbonyl carbon. क्या नॉनसेंस बात है? अभी तो साफ साफ बोला था क्या
कि लोन पेयर इसी के पास है, यही अटैक करेगा, इसका लोन पेयर तो यहां गोल गोल नाच रहा है, एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। जब लोन लोन न रहा, जब उसका लोन पेयर इसके पास है ही नहीं, वो तो गोल गोल घूम रहा है, तो क्या खाक डोनेट होगा? बेकार की बात। तो ए तो एक अच्छी बात नहीं कही। बी, वन नाइट्रोजन इज बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, पायरोल टाइप। हाँ ये है वो पायरोल टाइप, ठीक है। एंड वन इज फ्री पिरिडीन टाइप। हाँ ये है फ्री पिरिडीन टाइप, बिल्कुल सही है। ओनली द पिरिडीन टाइप एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। सही बात है, जिसके पास लोन पेयर होंगे वही तो देगा, जिसके पास नहीं है कहां से देगा? भिख मंगे भंडारा थोड़ी करते हैं, है ना? तो जिसका खुद का ही लोन पेयर भाग गया वो दूसरों को क्या देगा? यही दे सकती है। तो बात ठीक बोली है, अच्छा लग रहा है। सिंगल करेक्टिव तो है, फिर भी एक बार सीडी पढ़ लेते हैं, देखते हैं कुछ गड़बड़ ना हो। तो आइए पढ़ते हैं सी और डी। क्या है? वन नाइट्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एंड वन इज फ्री। ओनली द पायरोल टाइप नाइट्रोजन एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा, वन नाइट्रोजन इज बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, पायरोल टाइप, ये तो ठीक बात है। एंड वन इज फ्री, ये भी सही है। ओनली पायरोल टाइप, ये वाली, एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, नहीं ये तो बिल्कुल ही नहीं करेगी, गलत बात। फिर बोला है बोथ नाइट्रोजन एटम्स आर इक्विवेलेंट बाय सिमेट्री, दे आर नॉट इक्विवेलेंट, ये भी गलत बातें हैं। ओनली बी इज द करेक्ट आंसर। तो खाली हमें बड़ा सिंपल सा है, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं, सिर्फ हमें दोनों नाइट्रोजन्स का नेचर समझकर उसके ऊपर कमेंट करना था। ये था पहला पार्ट क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट देखते हैं। एट pH 3.5, okay, which ionic form of histidine is dominant and what is its net charge? ठीक है, अगर pH 3.5 हो जाए अब क्या होगा, ऐसा पूछा जा रहा है। एक बार हिस्टिडाइन बना लें और देखें कि उसकी जो pK1, pK2, pK3 दे रखे थे वो कहां यूज होंगे। अब देखते हैं। सबसे पहले तो हिस्टिडाइन बनाते हैं। ये है हिस्टिडाइन महाराज। हाँ जी। अब एज सच अगर आप देखो तो इसका प्रोटोनेटेड फॉर्म कौन सा होगा? जब यहां से भी H+ लग जाए और जब यहां पर भी H+ लग जाए। तो ये एक ट्राइप्रोटिक एसिड है, H+H+H+। मोस्ट एसिडिक कौन है? सबसे मस्त H+ कौन छोड़ सकता है? ये। तो जो pK1 है वो ये वाला है। तो ध्यान रखना एक बात, जब एक बार इसने H+ छोड़ दिया तो बनेगा COO-, और ये जो COO- बनेगा ना बाबू, ये माइनस और प्लस आपस में बड़ी शक्तिशाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग चालू कर देंगे। अगर दूसरा H+ निकला यहां से NH2 ग्रुप से, अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी, वीक हो जाएगी। इस वजह से दूसरा H+ अब यहां से मत निकलवाइएगा। दूसरा H+ निकलने की बारी आएगी इमिडाजोल के रिंग से। क्या बात कर रहे हो? जी हां, अच्छा बोल रहे हैं। तो ये जो H+ है ये pKa2 के हिसाब से जाएगा और ये वाला लल्लू है, जी हां, ये pKa3 का हिसाब है। तो ये अपने आप में अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप लॉजिकली पहली बात तो पहचान सकें कि अगर प्रोटोनेटेड फॉर्म देखते हैं तो क्योंकि K1, K2, K3 दिए हुए हैं तो 3H+ प्रोटोनेटेड फॉर्म दे सकती है। हाँ जी। कौन सा मोस्ट एसिडिक है, कौन सा सेकंड नंबर है, कौन सा थर्ड नंबर, अगेन जीओसी में एसिड्स और बेसिस का बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और आप लॉजिकली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्या वैल्यूज दी हुई हैं? जी हां, और यहां से शुरू होती है आयनिक इक्विलिब्रियम की कहानी। क्या बोला है? 1.6, 1.86 और 9.2। उसको लिख लेते हैं। 1.8, 6 और 9.2। जय हो। और पीएच क्या बोली है? पीएच बोली है 3.5।
वैसे एक बात बताऊं आपको, अगर पीएच 1.8 के आसपास होगी तो आप 50-50 मान सकते हो लगभग कि आधा डिसोसिएटेड आधा अनडिसोसिएटेड है। 1.8 से कम होगी तो इसका मतलब ये H+ अधिकांश यहां लगा रहेगा, बहुत कम निकलेगा। और 1.8 से पीएच ज्यादा हो जाएगी, बेसिक साइड में चली जाएगी, तो इसका मतलब मोर देन 50% मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनमें से H+ निकल गया है। ठीक है, पीएच अगर 6 के आसपास आएगी तो 50% में H+ लगा होगा और 50% में नहीं होगा, लगभग रफ नंबर है। यहां तो पीएच 3.5 की बात चल रही है, तो करके देख लेते हैं। ठीक, अब इसको इतने लंबे चौड़े मॉलिक्यूल को बार बार नहीं बनाएंगे, है ना। मान लीजिए ये जो एसिड था ये था ट्राइप्रोटिक एसिड H3A, तो जब यहां से H+ निकालेंगे तो H3A डिसोसिएट करेगा, देगा H2A- और H+ और ये है K1 या Ka1। फिर H2A- देगा Ha2- प्लस H+ और ये है Ka2। ऐसे ही हम अगर जरूरत पड़ेगी तो Ka3 लिख देंगे, अभी जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये H3A क्या है? ये जो विशाल का यहाँ 1 H+, 2 H+, 3 H+ लिखा है, ये आइटम H3A है, ये ट्राइप्रोटिक एसिड है। इसको शॉर्टकट में ऐसे कल्पना करेंगे, इजी हो जाएगा। क्या बोलना चाहते हो तुम? हमसे इसकी चर्चा, सेकंड की चर्चा थी, यही बोला था ना कि नहीं बोला एट pH 3.5 which ionic form of histidine is dominant and what is the net charge। सबकी ही बात करनी है, तो आप पहले K1 देखते हैं। K1 क्या है? Ka1 is H2A- अपॉन H3A into H+। H+ को यहां ले लूं तो ऐसा आ जाएगा। ठीक, अब कोई कहता है लॉग वॉग देख लो, लॉग देख लेते हैं। pKa1 1.8 है, तो Ka1 will be anti-log of 2 bar 0.2 which is 1 point something into 10⁻²। Ka1 is 1.6 or something into 10⁻²। H+ कितना है? H+ दे रखा है, pH दे रखी है 3.5। एंटीलॉग अगर लोगे तो 4 बार 0.5, 0.5 का एंटीलॉग 3.16, दिस इज 3.16 इंटू 10⁻⁴। इन संख्याओं का बहुत महत्व नहीं है, इसका महत्व है। तो ये लगभग आ गया समथिंग समथिंग, मतलब लगभग 50 के आसपास आ गया। ये लार्ज है, इसका मतलब H3A की बजाय H2A- 50 गुना है। इसका मतलब यहां से H+ है, ऐसी स्पीशीज कम है, यहां से H+ निकल गया है, वो 50 टाइम्स ज्यादा है। तो डोमिनेंट अल्फा COO- है। जी हां, ये है, ये नहीं है, तो बी तो एक गलत आंसर आ गया। अच्छी बात है, यहां तक बात समझ में आ रही है। तो अब यही लॉजिक मैं सेकंड पे लगाऊंगा, इक्विलिब्रियम पे। मैं कहूंगा Ka2 अपॉन H+। H+ दे रखा है pH 3.5, दिस इज Ha2-। Ha2- मतलब जब यहां से H+ निकाल दिया है, डिवाइडेड बाय H2A-। ये कौन सा है? जब यहां पर H+ लगा हुआ है। ध्यान रखना, इसमें टोटल चार्ज +2 है, यहां 0 मान लिया तो टोटल चार्ज जोड़ के मत कर देना ए को, है ना। ए कोई न्यूट्रल स्पीशीज नहीं, ए पे खुद भी चार्ज हो सकता है। हमने तो खाली जैसा आयनिक में स्टैंडर्ड लिखते थे वो इजी पड़े ऐसा लिखा है। ठीक है, रेशियो कितना है? pKa2 6 है, तो ये 10⁻⁶ Ka2, और H+ हमने देखा था 3.16 इंटू 10⁻⁴। जय हो। और ये है 10⁻² अपॉन 3.16 which is like 3 point something into 10⁻3। ये तो बहुत छोटा है। इसका मतलब न्यूमरेटर बहुत कम है, डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा। इसका मतलब H+ हट गया है, ये बहुत कम है, और H+ लगा हुआ है, ये काफी ज्यादा है, लगभग 300 गुने का फर्क है। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब यहां H+ लगा हुआ
ज्यादा है और हटा हुआ कम। Ha2 माइनस मतलब दूसरा H प्लस जा चुका है, दैट इज वेरी लेस। दूसरा H प्लस लगा हुआ है, दैट इज लॉट मोर। तो इसका मतलब जो इमिडाजोल वाला ग्रुप है उसमें H प्लस है, हाँ। उस पर H प्लस है, हाँ। वो न्यूट्रल है, नहीं। वो न्यूट्रल है, नहीं। H प्लस निकला हुआ था C और A और D में, तो वो गलत हो गए। एक ही एलिमिनेशन से बच गया C, जो अब सही है। फिर भी अभ्यास के लिए खाली आप चाहें तो तीसरा वाला भी देख सकते हैं। कैसे? तीसरा वाला कैसे देखेंगे? बहुत आसान है देखना, ऐसे ही कर लो। कैसे? Ha2 माइनस गिव्स H प्लस प्लस A3 माइनस, तो K3 अपॉन H प्लस इज A3 माइनस अपॉन Ha2 माइनस। अरे बाबा, 9.2 10 बार 0.8 का एंटीलॉग जितना भी आए, है ना, और समथिंग समथिंग इंटू 10⁻⁻10, तो समथिंग इंटू 10⁻⁻10, और पीएच भी है समथिंग इंटू 10⁻⁴। तो 10⁻⁶ तो ऑलरेडी हो गया। इसका मतलब A3 माइनस बहुत नेग्लिजिबल है, ये बहुत ज्यादा है। यहां से H प्लस निकला हुआ बहुत नेग्लिजिबल है और H प्लस लगा हुआ बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये भी NH3 प्लस के फॉर्म में रहेगा। जी हाँ, अल्फा का नाइट्रोजन जो है उसमें भी H प्लस लगा होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो नेट असर क्या है? खाली पहला H प्लस निकला है, दूसरा और तीसरा अभी भी अच्छे से वहां लगा हुआ है। अगर पीएच है 3.5, आपको समझाने में इसमें वक्त अवश्य लगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो चुटकी बजाते ही देखते ही आप इसका उत्तर दे सकते हैं। कैसे? एक बार फिर बोलता हूं। 3.5 1.8 से ज्यादा है तो H प्लस निकल गया। 6 से कम है, पीएच 3.5 है तो H प्लस लगा हुआ है। और यहां पर भी 9.2 से बहुत कम है, पीएच 3.5, तो यहां भी H प्लस लगा हुआ है। बहुत आराम से आप कह सकते हैं। ये था सेकेंड पार्ट। आइए अब देखते हैं थर्ड पार्ट। A histidine solution is prepared at a pH where the ratio of Im to IMH plus is 20:1. Calculate this pH. काम तो हम पहले कर चुके हैं, बस अब थोड़ा ढंग से इसको लिखना बाकी है। Ka2 अपॉन H प्लस इज इक्वल टू Ha2 माइनस अपॉन H2A माइनस। ये था। दूसरा H प्लस निकला नहीं है और दूसरा H प्लस निकल गया है, इसका रेशियो, जो कि अगर आप देखेंगे दिस इज नथिंग बट Im अपॉन IMH प्लस। Im वो इमिडाजोल का रिंग और H प्लस मतलब जब उस पर H प्लस लगा हुआ है। अच्छी बात है। लॉग ले लो, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ Ka2 अपॉन H प्लस। अब Im अपॉन IMH प्लस है 20:1, तो माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 20। हे राम, और ये क्या होगा? ये होगा pKa2 माइनस pH। ऐसा आ गया। तो pH कितनी आ जाएगी? pH निकालनी है। pH इज pKa2 प्लस लॉग 20। pKa2 दे रखी है 6 और log 20 कितना होता है? 1.3010। 7.3। 1 डेसिमल प्लेस मांगा था, तो ठीक है। pH आ गई बाबू 7.3। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट, जो सेकंड का ही एक्सटेंशन था। आसान सा एप्लीकेशन आयनिक का यहां पे आ गई। जिंदगी भी बाकी है मेरे दोस्त। क्यों? अभी 4, 5, 6 पार्ट्स भी हैं। आओ देखें। At the pH calculated in question 3, 7.3, histidine is mixed with ethyl acetate. ओ तेरी, फिर ऑर्गेनिक पे लौट आए शायद। Which of the following statements are correct? A. Pyridine type nitrogen of Im attacks the carbonyl group of ethyl acetate, replacing ethoxide and forming this. ये कथा तो पहले भी कही गई थी कि हाँ वो ऐसा कर तो लेगी।
पर वो तभी कर पाएगी जब उसका इमिडाजोल वाला रिंग फ्री होगा। क्या है? अगर आप गौर करें तो हमने कहा था यहां पे कि जो रेशियो है किसका, इमिडाजोल का, वो 20:1 है, यानी कि जिसमें H+ लगा है वो खाली 1 है, जो फ्री है वो 20 टाइम्स है। तो यानी कि अधिकांश तो फ्री है, 21 मॉलिक्यूल्स में से 20 मतलब मोर देन 95% जो है वो तो फ्री है। तो क्या वो लोन पेयर डोनेट करके रिएक्शन करा सकती है? हाँ करा सकती है, तो ठीक लग रहा है। फिर at pH 4, अब pH बदल दी, the fraction of histidine present as IM is approximately 1% compared to 95% at pH 7.3, making the reaction at pH 4 roughly 100 times slower than pH 7.3. अब ये मोर देन 1 करेक्ट है, उस श्रेणी में जा रहा है, तो चेक करना पड़ेगा कि ये 100 टाइम्स है, कितने टाइम्स है। पर हाँ, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम कैलकुलेट करके चेक ना कर सके, देख लेंगे। तमाशा यहां खत्म नहीं होता, आगे भी है। रेजिंग pH to 12 would increase the reaction rate indefinitely because higher pH always increases IM concentration. देखो, pH बढ़ेगी मतलब बेसिक होगा, बेसिक होगा इसका मतलब IM कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, पर बढ़ते बढ़ते 100% से ज्यादा तो नहीं हो जाएगा ना। तो वो इनडेफिनेटली, ये तो बकवास है। एक नौबत ऐसी आएगी जैसे pH, जैसे उसका pK 6 था, तो pH 7, 8 के बियॉन्ड अगर आप चले जाएंगे, 7, 8 के बियॉन्ड, तो लगभग 99.99% इमिडाजोल फ्री हो जाएगी। उसके बाद कोई बहुत बड़ा कद्दू में तीर नहीं मार लेंगे कि pH 12 कर दी तो कोई महान बात हो गई, तो पहले ही फ्री था। फ्री को और क्या फ्री करोगे आप, है ना। तो इनडेफिनेटली तो रिएक्शन रेट नहीं बढ़ेगा। हाँ, जब जो उसका पीके जो था 6 सेकंड वाले का, 6 के आसपास वो तेजी से चेंज होगा। 7, 8 तक आते आते अधिकांश इमिडाजोल फ्री हो जाएगी, उस पर H+ हट जाएगा, तब तक तो बढ़ेगा रिएक्शन रेट। उसके बाद लगभग एक जैसा ही हो जाएगा। तो नहीं, तो दिस इज फॉल्स, दिस इज रॉन्ग, नो। एंड लास्ट एंड द लीस्ट, इंटरमीडिएट IMCO-CH3 can react with water to regenerate IM and produce acetic acid, okay, establishing histidine as a catalyst for ester hydrolysis. अब ये सारा गाना तो ना पहले भी गाया हुआ था। अगर आप फर्स्ट स्लाइड आपको याद हो तो उसमें क्या बोला था कि हिस्टिडाइन आएगी, एस्टर से रिएक्ट करेगी, उसमें R- ग्रुप को हटा देगी, वहां खुद बैठ जाएगी जाकर, और जैसे ही कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा वो RC डबल बॉन्ड असाइल ग्रुप को उसको खिला देगी और खुद अपना रीजनरेट करके साइड में बैठ जाएगी। ये तो ठीक लग रहा है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। तो इंटरमीडिएट कैन रिएक्ट विद वाटर, हाँ इट कैन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल्स रिएक्ट करते हैं, एंड रीजनरेट IM एंड प्रोड्यूस एसिटिक एसिड, हाँ कर सकता है। एस्टैब्लिशिंग हिस्टिडाइन एज अ कैटलिस्ट फॉर एस्टर हाइड्रोलिसिस, वो तो पहले कॉम्प्रिहेंशन में दिया था उसी से स्पष्ट हो गया था कि हिस्टिडाइन पहले तो रिएक्ट कर रही है, बाद में हट के रीजनरेट कर रही है। तो मतलब शुरू में उसने रिएक्शन किया, बाद में निकल गई, तो अगर ओरिजिनल मॉलिक्यूल रीजनरेट हो जाता है तो वो कैटलिस्ट, तो ठीक है, कैटलिटिक एक्शन तो आ रहा है ना। और क्या पानी न्यूक्लियोफाइल है? हाँ है, तो ठीक बात है, तो डी इज फाइन। तो इसमें डी तो श्योर शॉर्ट सही है, ए भी श्योर शॉर्ट सही है, और सी श्योर शॉर्ट गलत है। अब बच गया बॉम्बे बी, जिसमें कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा कि जो परसेंटेज दे रखी है वो सही है या नहीं है। करके देख लेते हैं हथकंगन को और क्या। pKa2 या Ka2 अपॉन H+, pH 4 पे H+ 10⁻⁴, दिस विल बी IM अपॉन IM H+, ऐसा आ रहा है। हाँ जी ठीक है। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 10⁻²। तो बोला है फ्रैक्शन ऑफ हिस्टिडाइन प्रेजेंट एज इमिडाजोल is approximately 1% compared to 95% at pH 7.3. तो भैया pH 7.3 पे क्या था वो भी देख लेते हैं।
एट pH 7.3, हमने पहले कैलकुलेट किया था, उसमें था IM अपॉन IM H प्लस was 20/1। तो परसेंटेज कितनी थी? परसेंटेज ऑफ IM इज 20/21 into 100, जो कि लगभग लोग कह रहे हैं 95% थी। ठीक है, अब कितनी है? उसकी 95% की 1% हुआ 0.95%, इसका 1% है 0.95%, और ये कितना है 1%। अच्छा, हाँ तो आसपास ही है, ये बात तो ठीक है। मेकिंग द रिएक्शन एट pH 4 रफ टाइम्स लोअर, अभी वो लगभग 100 गुना कम है, तो रिएक्शन का रेट 100 टाइम्स कम हो जाएगा। ट्रूथ इज काइनेटिक्स के बारे में कोई सूचना दी नहीं है कि द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वो इमिडाजोल वाला नाइट्रोजन। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर मान लें, अगर वो उसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर मान लें, तो हाँ, तब ये बात बिल्कुल सच हो जाएगी। और जैसे कि लक्षण थे, चांसेस हैं कि ऐसा हो जाए, क्योंकि अपन ने मैकेनिस्टिकली लिखा भी था। तो इट साउंडेड लाइक कि एस्टर अगर कांस्टेंट कर दोगे तो इट इज फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि एक शॉट में, एक ही स्टेप में तो अटैक करेगा, रिएक्शन हो रहा है मैकेनिज्म से अगर आप देखोगे, तो इट इज एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर ईच विद रिस्पेक्ट टू हिस्टिडाइन एंड द एस्टर। तो ठीक है, अगर एस्टर को उतना ही रखते हुए हिस्टिडाइन को आपने 100 टाइम्स कम कर दिया तो रेट 100 टाइम्स कम भी हो जाएगा। काइनेटिक्स को भी घसीट लिया हमने इसमें मैकेनिज्म्स के ऑर्गेनिक के साथ। अच्छी चीज है, ये तो सही है। हाँ यार, ये भी सही है, तो बी भी सही है और सी गलत है और डी भी सही है, तो ए बी डी आबाद तीनों सही हैं। जी हाँ, तीनों सही हैं। अब बात आती है फिर से पांचवें टुकड़े पर। 6 टुकड़े हैं जैसा हमने कहा था, पांचवें की बात कर रहे हैं। पिछले में हमने रिएक्शन मैकेनिज्म्स भी देख लिए, उन पे काइनेटिक्स भी लगा ली, और ऑफ कोर्स आयनिक तो हमेशा सदाबहार चल ही रही थी। आइए अब देखते हैं फिफ्थ। Which of the following correctly explains why the isoelectric point, pi of histidine is tang tang and not tang tang? ये isoelectric point क्या भला होता है? pH तब जब मॉलिक्यूल ज्विटरायनिक हो जाए, मतलब the pH at which the net charge on the molecule becomes 0। चार्ज हैं पर एक कोने पर +1 है, दूसरे कोने पर -1 है, नेट चार्ज मॉलिक्यूल पर 0 हो गया है। और जब ऐसे स्पीशीज का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रिफ्ट करना बंद कर देगा, क्योंकि चार्ज नेट 0 हो गया, और वो पीएच कहलाती है, किसी भी अमीनो एसिड्स में अक्सर यूज होता है, वो कहलाती है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो एक बात देखिए, अगर बहुत बहुत बुरी तरह से एसिडिक है सॉल्यूशन, उस समय क्या हालत है? इमिडाजोल में, सॉरी इमिडाजोल कह रहा हूं, हिस्टिडाइन में अगर आप देखें सारे H+ अगर लगे हुए हैं, गौर से देखिएगा, एक बार फिर याद दिला दूं आपको, कम से कम इतना तो फायदा आपको हो कि अगर आपको हिस्टिडाइन याद नहीं थी अब तक, तो इतनी कथा, इतनी चर्चा सुन के एटलीस्ट हिस्टिडाइन का स्ट्रक्चर तो आपको याद हो जाए। H1 मोस्ट एसिडिक, 2 सेकेंड नंबर, 3 थर्ड नंबर। ये ट्राइप्रोटिक एसिड है, 3 H+ जो एसिडिक है वो यहां लिखे हुए हैं। इस पे चार्ज कितना है अगर आप गौर करें तो 0 +1 +2, तो यहां पे +2 चार्ज है बाबू इस पे। अच्छा, और अगर पहला H+ निकल गया, अगर पहला H+ निकल गया तो ध्यान से देखो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा। एक H+ निकल गया तो कौन सा बहुत बड़ा कद्दू में तीर मार लोगे? चार्ज +2 की बजाय अब बचेगा +1। हाँ, +1 बचेगा। एक और H+ निकाल दीजिए इससे, अब क्या होगा? एक और H+ निकाल देंगे तो आपकी जय हो।
और एक क्षमा चाहता हूं, एक H प्लस निकला तो ये यहां ऐसा बन जाएगा, दूसरा H प्लस फिर यहां से निकलेगा ऐसे। बाबू वो देखो, अगर तुम्हारा ये था H3A तो ये हो जाएगा H2A माइनस, पुराने नोटेशन में जो हमने कहा था, इनमें वास्तव में +1 चार्ज है। ये हो जाएगा Ha2 माइनस कहने को, जिसमें 0 चार्ज है। अरे जय हो जय हो जय हो, यही है यही है, यही तो है वो, ये है वो दिव्य ज़्विट्रायन जिसकी हमें तलाश है। हमें वो पीएच पता करनी है जिस पर ये बने। तो ध्यान दो, Ka1 में यहां से डिसोसिएट होकर ये और H प्लस निकलता है। Ka2 में यहां से डिसोसिएट होके आपका वो ज़्विट्रायन बनता है। आपको ज़्विट्रायन बनाना है, आपको इसका कंसंट्रेशन बढ़िया करना है। ऑफ कोर्स फिर जब तीसरा H प्लस निकालेंगे तो यहां से भी H प्लस निकल जाएगा और फिर जो चार्ज बचेगा वो -1 होगा। तो बाबू आपको वो पीएच देखनी है जिसमें ये ठीक ठाक क्वांटिटी में आ जाए। तो जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, जैसे यहां पर बोला है pKa1 प्लस pKa2 अपॉन 2, इस पॉइंट पर क्या होगा? अगर आपके पास एम्फीप्रोटिक स्पीशीज है, अगर आपके पास एम्फीप्रोटिक स्पीशीज है तो उसके पहले और बाद वाले K1 और K2, पहले और बाद वाले, ये एम्फीप्रोटिक है, ये H प्लस ले भी सकती है, H प्लस दे भी सकती है। तो इस एम्फीप्रोटिक स्पीशीज के, ध्यान करिए बाइकार्बोनेट, इस एम्फीप्रोटिक स्पीशीज को अगर पानी में डाल दिया जाए तब पीएच कितनी होगी? एक पहले वाले और एक बाद वाले की पीएच का एवरेज pKa1 प्लस pKa2 अपॉन 2। जब ये होगा तो मेन स्पीशीज ये होगी। पर क्या हम ये चाहते हैं? ना, यहां तो +1 चार्ज है, ये थोड़े आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। फिर मेन तो हम इसको चाहते हैं। क्या ये एम्फीप्रोटिक है? हाँ है। इसके पहले है Ka2 और इसके बाद आएगा Ka3। तो अगर जैसे बाइकार्बोनेट को आप पानी में डाल दें तो पीएच pKa1 प्लस pKa2 अपॉन 2, या जैसे H3PO4 के सॉल्ट्स हैं, अगर आप H2PO4 माइनस को या HPO42 माइनस को डालें तो दिस इज pKa1 प्लस pKa2 अपॉन 2 एंड दिस pKa2 प्लस pKa3 अपॉन 2। ये दोनों अलग अलग होते हैं। इस तरह से आपको Ha2 माइनस चाहिए। हाँ जी, तो ये कब होगा? ये तब होगा जब पीएच इसके पहले और इसके बाद वाले Ka2 और Ka3 का एवरेज हो जाए, यानी कि ये हो जाए। ठीक? हाँ जी, तो ये तो हमने एक्सप्लेन तो आपको हिंदी भाषा में कर दिया कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ये क्यों होना चाहिए और ये क्यों नहीं। अब एक बार ये अंग्रेजी के ऑप्शन पढ़ लीजिए ABCD में। A at Pi net charge on histidine is 0, सही बात है। The zero charge form has alpha COO minus IM and alpha NH3 plus, हाँ ये भी ठीक है। This form exists between pKa2 and pKa3, और वाह कितना अच्छा बोला, ये तो एकदम सही है। फिर the form existing between pKa1 and pKa2 has alpha CaO minus IMH plus and alpha NH3H plus। अच्छा हाँ, माइनस प्लस प्लस, हाँ ठीक है, ये फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है। विथ नेट चार्ज +1 नॉट 0, ठीक बात बोली है। देयरफॉर P0 कैनॉट लाई इन दिस रीजन। ये तो जो हम बोल रहे थे बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ है, अच्छी बात है। फिर Pi बराबर pK1 प्लस K2 इज इनकरेक्ट बिकॉज एट 3.9 डोमिनेंट फॉर्म कैरीज नेट चार्ज -1, नहीं, इट कैरीज अ डोमिनेंट, इट कैरीज +1, ये वाला है, तो ये सी ऑप्शन गलत है। एट Pi 7.6 हिस्टिडाइन कैरीज नो नेट चार्ज एंड डज नॉट माइग्रेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सत्य है, सत्य 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 त्रिवार सत्य है। ABD आबाद, ऑल 3 आर करेक्ट आंसर्स।
वंडरफुली ब्यूटिफुल। पार्ट 6 में अब ऑर्गेनिक पे हम लौटते हैं और साथ साथ स्टीरियो केमिस्ट्री के भी फंडे लगेंगे। अब कैसे, आइए देखते हैं विथ मैकेनिज्म। एल-हिस्टिडाइन हैज एस कॉन्फ़िगरेशन एट इट्स अल्फा कार्बन। ठीक है, तो मतलब अगर आप देखें ये हिस्टिडाइन है और यहां पर एस कॉन्फ़िगरेशन है जैसा बता रखा था, और ये एल हिस्टिडाइन है। ठीक है जो है फाइन, गिवन था ये, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग सिनेरियोस, सिनेरियो देखने हैं। L-histidine undergoes complete catalytic cycle described in the passage. ठीक है, करो। It imidazole attacks the ester, IMC or R is formed, acyl group is transferred to nucleophile and histidine is recovered. तो पूरा अपना चक्र यहां पे रिएक्शन हुआ, वो पूरा चक्र पूरा करके आ गई। अच्छा, रिएक्शन जो तमाशा है वो यहां चल रहा है। अगर तमाशा यहां चल रहा है तो क्या यहां पर इस पे कोई फर्क पड़ रहा है? ये पहले अगर एस कॉन्फ़िगरेशन का था तो क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन अब एस से बदल जाएगी? अरे जब रिएक्शन ही नहीं हुआ, जब कुछ हुआ ही नहीं वहां, तो क्यों बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। इन सिनेरियो 1 रिकवर्ड हिस्टिडाइन हैज एस कॉन्फ़िगरेशन, पहले भी एस थी बाद में भी एस है, बिकॉज नो बॉन्ड टू द अल्फा कार्बन इज ब्रोकन। अच्छा, ये है अल्फा कार्बन, यहां तो कोई बॉन्ड टूटा ही नहीं, तो एस का एस ही रहेगा, ऐसा कह रहे हैं। ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। दिस इज करेक्ट, यस बिल्कुल। बी, इन सिनेरियो 2, सिनेरियो 2 कहते थे वो भी देखें, द अल्फा NH3 प्लस ग्रुप ऑफ एल हिस्टिडाइन। अच्छा, अब यहां पर NH2 नहीं, यहां पर तमन्ना है NH3 प्लस लगाने की। ठीक है, लगा लो NH3 प्लस ग्रुप एट हिस्टिडाइन इज रिप्लेस्ड बाय D एटम्स, इज रिप्लेस्ड बाय D, H हटा के D लगा दिया, विथ फुल रिटेंशन ऑफ स्पेशियल अरेंजमेंट एट अल्फा कार्बन। नाइट्रोजन कायरल नहीं है, कायरल ये कार्बन था, इसको चेंज नहीं किया और H के स्थान पर D लगा दिया। ऐसे ये आज भी अल्फा कार्बन कायरल था और वहां अरेंजमेंट चेंज नहीं हुआ, पहले S था। तो अब बाद में ये क्या होगा, क्या ये S रहेगा या R होगा? देखते हैं। आप देखिए, इस कार्बन से जुड़ा हुआ था N, कार्बन कार्बन और एक चिल्लर हाइड्रोजन, तो NCCH अगर CIP नॉमेनक्लेचर से रूल्स देखें तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? जिसका एटॉमिक नंबर है सबसे ज्यादा, यानी कि इसकी है। तो यहां तो इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। अगर H के स्थान पर D लगाया और हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बदल गई, कोई दूसरा ग्रुप अब अगर हो गया हाईएस्ट प्रायोरिटी, तब फर्क पड़ेगा, अदरवाइज नहीं पड़ेगा। यहां देखें क्या हुआ, NCCH, ओ तेरी, यहां भी N हाईएस्ट प्रायोरिटी था और यहां भी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है सबसे ज्यादा, कार्बन हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो यहां भी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो अगर ये पहले भी था HBG हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप और ये अभी भी है हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, तो कहीं प्रायोरिटीज तो चेंज ही नहीं हुई। और अगर प्रायोरिटीज चेंज नहीं हुई तो कॉन्फिगर, और साफ साफ बोला है कि दे हैव नो बॉन्ड, अल्फा कार्बन इज ब्रोकन इन द कैटालिटिक साइकिल, अल्फा कार्बन से छेड़ा नहीं है कुछ भी हमने, तो एस कैसी रहना है। तो बोला इन सिनेरियो 2 द स्पेशल अरेंजमेंट अराउंड अल्फा कार्बन इज रिटेन्ड। हाँ ठीक है, बट द कॉन्फिगरेशन डिस्क्रिप्टर यानी कि R या S may change from S to R because CIP priority order of substituents around alpha carbon is altered. संभव है NH3 प्लस और ND3 का प्रायोरिटी अलग है, मना नहीं कर रहे, पर मजे की बात है हमारे केस में तो हाई NH3 प्लस भी हाईएस्ट था और ND3 प्लस भी हाईएस्ट है। इन सिनेरियो 1 ऑप्टिकली इनएक्टिव है, गलत बात। फिर इन सिनेरियो 2 सिंस स्पेशल अरेंजमेंट इज रिटेन्ड द कॉन्फिगरेशन डिस्क्रिप्टर मस्ट आल्सो रिमेन S
रिगार्डलेस ऑफ विच व्हाट ग्रुप रिप्लेसेस NH3 प्लस। जो दे रखा है उसके हिसाब से तो डी ठीक है, इन जनरल नहीं, व्हाटएवर ग्रुप नहीं, NH3 प्लस के स्थान पर ND3 प्लस लग गया। नाइट्रोजन छेड़ना अलाउड नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन के कारण हाईएस्ट प्रायोरिटी था। हाइड्रोजन हटाकर तुम ड्यूटेरियम लगा दो, ट्रीटियम लगा दो, इवन ऑक्सीजन लगा दो, चलेगा, वो हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगा और इस केस में एस चेंज नहीं होगा। तो यहां तो जो दे रखा है उसके हिसाब से सही उत्तर है ए और डी। चेंज हो सकता था, लेकिन हिस्टिडाइन के इस केस में इन जनरल आप देखेंगे वो कभी चेंज नहीं होगा, एज लॉन्ग एज नाइट्रोजन की नाइट्रोजन ही मेंटेन रहेगी। तो एडी आर द आंसर्स। दिस मार्क्स माय डियर्स द एंड ऑफ दिस वंडरफुल क्वेश्चन डिस्कशन, जिसमें हमने ऑर्गेनिक में जीओसी यूज करी, स्टीरोआइसोमरिज्म यूज किया, रिएक्शन मैकेनिज्म्स की हमने चर्चा करी, जिसमें अल्डिहाइड और कीटोन्स वाले चैप्टर में जो SN to TH मैकेनिज्म है उसको लेकर आए, बायोमोलिक्यूल्स को, इन सबको हमने मिला दिया। इसके साथ एक ऑप्शन केमिकल काइनेटिक्स की भी थी और भर भर के हमने आयनिक इक्विलिब्रियम का यूज किया है। 8-10 चैप्टर्स आप देखें साथ साथ गूंथ कर, और उसमें भी जीओसी में भी एक कॉन्सेप्ट नहीं है, एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट, एसिड्स और बेसिस का, कौन बेसिक ज्यादा है, कौन बेसिक कम है, कौन एसिडिक ज्यादा है, कौन एसिडिक कम है, ज़्यूट्रायन क्या है, इन सारी लीलाओं का हमने एक साथ प्रयोग किया है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, और ये एक ही क्वेश्चन इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को न सिर्फ कवर करता है, क्लैरिफाई करता है, चमक लाता है। थोड़ा सा टफ है जेई के हिसाब से, जेई एडवांस के लिए भी थोड़ा सा ज्यादा एडवांस हो जाता है ये, तो फिर किस काम का? बिल्कुल काम का है। इस तरह के क्वेश्चन से हम अपने टॉपर्स को पॉलिश करते हैं। जब आप जितना जेई एडवांस का लेवल एक्सपेक्टेड है उससे थोड़ा सा टफ कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि जेई एडवांस आपको बड़ा इजी लगने लगेगा। क्या सबके लिए है? अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये पहला क्वेश्चन वो नहीं है जो आप कर सकते हैं। ये तो आपकी प्रिपरेशन एक राउंड पूरी हो चुकी है, आप चमक ला रहे हैं, पॉलिशिंग कर रहे हैं, आप खुद को टॉपर मटेरियल मानते हैं। अब ये काम का है, क्योंकि अगर आप धुरंधर हैं तो तुरंत ये आपके काम आएगा।